नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये वाकई हैरान कर देने वाली है। आज की वीडियो के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, यानी अपने स्टूडियो में नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा काम से बाहर आया था और वीडियो बन नहीं पाई थी। इसी सिलसिले में मुझे बाहर वीडियो बनानी पड़ रही। बाहर का मतलब कि दूसरे के घर में आकर के मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक मेरा मित्र है, उसी के घर पर आया था, तो आज जाना नहीं हुआ, इसलिए स्टूडियो में पहुँच नहीं पाया। तो फिर सोचा कि जहाँ हूँ वहीं से वीडियो बनाना उचित रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के लिए गैपिंग हो। इसलिए एक छोटी सी कहानी है, लेकिन सच्ची कहानी है। ये वाकई आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। ये जो कहानी मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ, तो प्रतिदिन की तरह आप लोगों से एक विनती है, एक गुजारिश है कि जितने भी हमारे भाई चैनल पे नए आए हुए हैं, जितने भी बहन चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। आज की जो कहानी है नोएडा की है। उत्तर प्रदेश का एक जगह लगता है नोएडा। इसी नोएडा का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राजेश होता है। राजेश की शादी होती है, वक्त गुजरता है और राजेश एक प्राइवेट कंपनी में वही नोएडा में काम कर रहा होता है। राजेश की उम्र लगभग 37 साल थी। 37 साल की उम्र में उसकी शादी होती है, और जो शादी होती है उसकी जो पत्नी होती है वो 29 साल की होती है। रेशमा नाम की उसकी पत्नी होती है। रेशमा एक हिंदू नाम है, लेकिन जैसे मुस्लिम नाम है, लेकिन यहाँ पर हिंदू नाम उसको डिनोट किया गया। रेशमा आमतौर पर सभी लड़कियों का नाम हो सकता है। रेशमा नाम की लड़की से शादी होती है और शादी भी लव मैरिज होती है। जब लव मैरिज शादी होती है तो भाई कहीं ना कहीं जो रमेश है, राजेश है, राजेश का रेशमा से जब चक्कर चल रहा होता है तो इन दोनों के बीच में जो उम्र का तकाजा था ये काफ़ी ज़्यादा था। वक्त गुजर रहा था। अब जब दोनों शादी कर लेते हैं तो इन दोनों से एक इनकी संतान भी होती है, और संतान होने के बाद ये दोनों की जो जिंदगी है वो अच्छी हो जाती है, बराबर चलने लगती है। अब जब बेटी हो जाती है उसकी, तो बेटी होने के बाद जो ये राजेश है, राजेश की उम्र बढ़ती जा रही थी। उधर जब उम्र बढ़ रही है तो फिर एनर्जी रहेगी नहीं, जाहिर सी बात है समस्या होगी ही। वो अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता था। जब संतुष्ट नहीं कर पाता था तो पत्नी ने कहा कि एक काम करते हैं कि हम लोग अलग हो जाते हैं। जब ये बातें वो सुनता है तो वो उसका खून खौल उठता है। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब कहती है कि तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी। जब ये बातें वो सुनता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में संदेह होने लगता है। जो राजेश से जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी में वो जाना भी धीरे धीरे छोड़ दिया, क्योंकि उसकी जो तबीयत है वो इतनी खराब रहने लगी थी। यानी कि जब उसकी जांच होती है तो उस जांच में उसको पेट में कैंसर निकलता है। अब राजेश की तबीयत खराब रहने लगती है। जो उसकी पत्नी है यानी कि रेशमा है, रेशमा जा करके जॉब करती है। जब रेशमा जॉब करने लगती है तो फिर ये लेट नाइट तक आती थी, और जब लेट नाइट तक आती थी तो राजेश उससे बार बार पूछता था। अब उसको कहीं ना कहीं अपनी पत्नी पर ही संदेह हो गया था कि कहीं ना कहीं उसकी पत्नी का कहीं और अफेयर चल रहा है। अब इस बात से वो बहुत ज़्यादा नाराज रहने लगा, परेशान रहने लगा। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जब झगड़ा होना शुरू होता है तो जो राजेश है, अब वो सोचता है कि अब ऐसे काम नहीं बनेगा। वो बाजार जाता है और वहाँ से कुछ सेक्स पावर बढ़ाने की गोली खरीद करके लाता है। जब सेक्स पावर बढ़ाने की गोली खरीद करके लाता है और रात में सोने से पहले यानी कि जो खाना है उस खाने में अपनी पत्नी को भी मिला कर देता है और अपने भी खाता है उस दवा को। और जब उसके अंदर जब एनर्जी आती है, पत्नी जब सो रही होती है, उसको थोड़े पता था कि खाने में उत्तेजना की दवा मिलाई गई है। अब इसी वजह से वो परेशान है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे। अब इधर जो राजेश है उसके इसी बात का फायदा उठाता है। उसके पत्नी के अंदर उत्तेजना जागृत होती है, और होने के बाद फिर जो रेशमा है अब वो कुछ कर नहीं पा रही है। जो राजेश है वो परेशान है। अब रेशमा के पास जब जाता है और फिर एक एक करके उसके बदन से सारे कपड़े को अलग करता है। अलग करने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। रेशमा बेहोशी के हालत में लगभग हो चली थी। वो उसका कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। अब जो राजेश है उसके साथ गंदे काम करता है, और करने के बाद जब उसकी हवस मिट जाती है, अब उसे लगता है कि अब उसकी प्यास जो है वो बुझ चुकी है। फिर जाता है किचन से चाकू लेकर के आता है और उसकी गर्दन को रेत देता है। गर्दन से रेत देने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर वो कहीं भागता नहीं है और सीधा सीधा थाने में फ़ोन करता है, और पुलिस आती है तो सारी बातें परत दर परत उनको बता देता है कि ऐसे ऐसे हुआ था। और होने के बाद पुलिस उसको अरेस्ट करती है
गंभीर धारा में उसके खिलाफ FIR लिखी जाती है और FIR लिखने के बाद उसको जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि जो उसकी एक बेटी थी जो अभी नाबालिग थी, अभी उसकी जो कस्टडी है वो उसके ननिहाल में दे दी जाती है, क्योंकि रेशमा के परिवार वाले भी थे। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं प्रतिदिन की तरह आप लोगों के कमेंट पढ़ता हूं, तो मैं आप लोगों के कमेंट आज ही पढ़ूंगा, चाहे मैं भले ही घर से बाहर क्यों ना हूं। पहले नंबर पे हैं कुंदल पाल जी, और इन्होंने हमें दशहरा की हार्दिक बधाई दी है। तो आपको भी दशहरा की हार्दिक बधाई। जितने भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, सभी लोगों को हार्दिक दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले नंबर पे है पवन ठाकुर, फिर है सुमन जी हैं, ये छपरा जिला से हैं और विक्रमनगर में इन्होंने कहा है कि कोई थाना पड़ता है, वहाँ की कहानी सुनाइए। TRP के लिए कोई भी कहानी मत सुनाया करिए। तो दीदी मैं कोई भी काम TRP के लिए नहीं करता। और जहाँ तक बात है छपरा जिले के विक्रमपुर की, तो कहानी में जो हमको बताया जाता है, जहाँ हमको पता चलता है, हम उसी की बात करते हैं, अन्यथा हम कोई इधर उधर की कहानी आप लोगों तक नहीं सुनाते हैं। अगले नंबर पे है राजेंद्र, और फिर है सोनू सियाफत, ये है दुबई से। इन्होंने कहा कि घटना बहुत दुखद थी। इन जो मैंने आप लोगों को किन्नर वाली घटना सुनाई थी, यानी कि जो एपिसोड 22 है, आप उस कहानी को सुन सकते हैं। किन्नर वाली जो कहानी ये काफी वायरल हुई है और आप लोग उस कहानी को सुन सकते हैं, बेहद दर्दनाक कहानी है वो। अगले नंबर पे सुबोध कुमार, ये है BSF में है, इनकी जो पोस्टिंग है सिलीगुड़ी में है। इन्होंने काफी कहानी को स्नेह दिया है, कमेंट किया है और लाइक किया है। तो आप सभी लोगों का उम्मीद है कि प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा। अगले नंबर पे अनिल वर्मा जी, फिर है जामिल जी, फिर है आलम। ये आलम भाई जो हमारे हैं, ये तमिलनाडु से हैं, वेदमबाड़ी कोई जगह वहाँ पे है, और वहाँ से ये तमिलनाडु से है। ये हमारे प्रतिदिन के व्यूअर हैं। प्रतिदिन हमारे परिवार के जो ये कहानियां मैं इसमें डालता हूँ, वारदात तक के परिवार में, उसमें ये कहानी को पहले सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि आप हमें इतना प्यार और सपोर्ट आप लोगों का मिल रहा है। तहे दिल से मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। कहानी मैं जल्दी जल्दी सुनाया, मैं सारे कमेंट जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे थोड़ी सी हेजिस्ट्रेशन हो रही है, क्योंकि मैं बाहर हूँ, थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगले नंबर पे है शांतनु तिवारी, फिर है एंजल गेमिंग करके कोई है, और फिर है मनोज सिंह, फिर है मोनू सैफी भाई, तो फिर है नासिर पठान जी। इन्होंने अभी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं दी है, तो आपको भी। तो ये थे शेष मणि यादव जी हैं। ये थे तमाम लोग। बाकी और भी लोग हैं जिन लोगों का मैंने कमेंट नहीं पढ़ा है। अगले वीडियो में जब मैं स्टूडियो में पहुंचूंगा तो बारीकी से सभी लोगों के कमेंट को पढ़ूंगा और आप लोगों तक शेयर करूंगा। कहानी कैसी थी, इस आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। माफ़ी चाहता हूँ कि कहानी जल्दी जल्दी में भी हो सकता है थोड़ी बहुत गलतियाँ इधर उधर हो गई होंगी, तो तहे दिल से आप लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।